बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु, इस चैप्टर के भाग 5 का अध्ययन करेंगे बच्चों आज हम, जिसका नाम है भारत में वर्षा ऋतु। तो भारत में वर्षा ऋतु किस प्रकार से होती है इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले भाग 4 में हमने देखा था कि भारत में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार से होती है, और इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि भारत में वर्षा ऋतु किस प्रकार से होती है। और वर्षा ऋतु में हम बच्चों ये जानते हैं कि मुख्य रूप से भारत में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है, मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा ही भारत में प्रमुख रूप से वर्षा लाने का उत्तरदायी कारक है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी प्रकार की वर्षा होती है, लेकिन यदि हम ऋतुगत बात करें तो मानसूनी जो वर्षा है वो ही वर्षा काल में यहाँ पर प्रमुख योगदान देती है। और मानसून का जब हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों इसी चैप्टर में, वहाँ पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन अर्थात ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो उसके पश्चात किस प्रकार से ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना और उसके पश्चात विभिन्न तंत्रों का सक्रिय होने के पश्चात ही यहाँ पर भारत में मानसूनी पवनें चलती है, और उसी के कारण से पूरे समूचे भारत में यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जिसे क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, तो मई के महीनों में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होगी बच्चों, और जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे दाब कैसा होगा, निम्न होता जाएगा। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाले दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। और यह हमने बच्चों पढ़ा भी था कि किस प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और यह दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। लेकिन बच्चों ITCZ की जो स्थिति है, ITCZ की स्थिति उत्तर की ओर होने के कारण, ठीक है, उत्तर की ओर होने के कारण यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की जो दक्षिण पूर्वी जो पवनें हैं जो कि व्यापारिक पवनें थी, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में आने के पश्चात कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और यही दक्षिण पश्चिम जो पवनें भारत में आती है यही क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून हमें प्राप्त होती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। क्यों लाती है बच्चों, क्योंकि वो कहां से आ रही है, वो समुद्र से आ रही है, इस वजह से वहां से आर्द्रता लेती हुई आती है, और वही आर्द्रता बच्चों भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, और उसी आर्द्रता से यहाँ पर वर्षा करती है। ठीक है बच्चों, तो वर्षा यहाँ पर मुख्य रूप से जो भारतीय जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर मुख्य रूप से जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है, और किस तारीख को आती है बच्चों, भारत में इसका प्रवेश होता है 1 जून को। ये हमने पिछले भाग में भी देखा था कि भारत में केरल के तट पर इसके जो आरंभ होता है वो 1 जून पर होता है। हर साल बच्चों कुछ दिन जल्दी या कुछ दिन लेट हो सकता है, लेकिन अमूमन तौर पर इसका जो आरंभ होता है वो 1 जून को होता है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है, और प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। तो मानसून ब्रस्ट अथवा मानसून का जो प्रस्फोट होता है वो इसी तरीके से होता है कि प्रचंड गर्जन के साथ में बिजली की कड़क, इन आर्द्रता भरी जो ये हवाएं जब भारत में आती है तो अचानक से चलती है, और ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से कार्य कर रही है। और ये किस समय की बात होती है बच्चों, 1 जून के आसपास। और धीरे धीरे पूरे भारत में ये समय के सापेक्ष में लगभग 15 जुलाई तक समूचे भारत को अपनी आगोश में ले लेती है बच्चों। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से
8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वर्षा जब होती है इस वजह से इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी देखी जाती है। और इस तरीके से लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये मानसून की जो पवनें हैं वो आ जाती है और समूचे भारत में वर्षा का कारक के रूप में प्रमुख उत्तरदायी होती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावाच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं और भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है। जैसे ही बच्चों यह स्थल भाग पर पहुंचती है, वैसे ही कन्याकुमारी के पास में दक्षिण भारत में यहाँ पर पहुँचने के पश्चात ये 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में जब बट जाता है तो पहला जो भाग होता है वो एक भाग अरब सागर में, इधर की साइड अरब सागर में चला जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और 2 भागों के रूप में ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बच्चों कि भारतीय जो भूआकृति है और उच्चावाच है वो इस पवनों को प्रभावित करती है और इनकी दिशाओं को भी प्रभावित करती है। यदि हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर यदि हम बात करें अरब सागर की 2 शाखाएं हो गई, एक शाखा इधर की ओर निकल गई और एक शाखा अरब सागर में निकल गई और दूसरी बंगाल की खाड़ी में निकल गई, तो 2 शाखाएं हैं। यदि हम अरब सागर की शाखा की बात करें तो यह फिर से 3 भागों में बट जाती है। 3 हिस्से हम इसके मान सकते हैं। पहला जो भाग है यह पश्चिमी जो घाट हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पश्चिमी घाट हमें दिखाई दे रहा है, इससे टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई होने के कारण, यह पर्वतनुमा या कगारनुमा आकृति होने के कारण यहाँ पर इस पश्चिमी घाट के पश्चिम घाट के इन पश्चिम क्षेत्रों में यहाँ पर बच्चों भारी मात्रा में वर्षा करती है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के इस पश्चिम में भारी मात्रा में वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पर वर्षा की जाती है। लेकिन यह जब पवनें यहाँ पर अपनी आर्द्रता जब खो देती है तो इसके बाद पश्चिमी घाट के पूर्व में अर्थात यह जो क्षेत्र है यहाँ पर शुष्क रूप में आती है और वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में प्राप्त होता है यह क्षेत्र। अर्थात यहाँ पर वर्षा कम होती है, बहुत कम वर्षा होती है, रेगिस्तान जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है, बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो रहा है। जो जितनी भी आर्द्रता युक्त जो पवनें थी वो पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, अर्थात यहीं पर ही वर्षा अत्यधिक मात्रा में करती है, आगे पहुंचने पर यह शुष्क रूप में प्राप्त होती है। दूसरा जो भाग है बच्चों इन गैप के साथ में, ठीक है, ये मुंबई है, यहाँ पर ये मुंबई गैप के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मुंबई है और मुंबई के रूप में जब आगे बढ़ती है बच्चों तो आगे रूप में यह मध्य भारत में पहुँचती है। इसी के साथ में बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखी जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखी जाती है, जिनमें से बच्चों नर्मदा और तापी ये 2 घाटियां यहां पर मिलती है। ठीक है, ये 2 घाटियां नर्मदा और तापी की जो घाटी है यहां से होते हुए ये मानसूनी हवाएं मध्य भारत तक और या फिर यूं कह सकते हैं कि इन समूचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन समूचे पहाड़ियों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो भाग है अरब सागर का एक भाग पश्चिमी घाट पर रहता है, दूसरा भाग जहाँ पर नर्मदा और तापी की घाटियाँ, साथ ही बच्चों मुंबई जैसे यहाँ पर जो दर्रे बने हुए हैं यहाँ से निकल करके मध्य भारत तक उपस्थिति दर्ज करता है। और जो तीसरा जो भाग है बच्चों, जो तीसरा भाग है वो यहाँ गुजरात से होते हुए अरावली, यहाँ पर क्या है अरावली है, तो अरावली के समानांतर होते हुए आगे पंजाब और या फिर आगे शिवालिक तक पहुँच विकसित करता है, शिवालिक पहाड़ियों तक यहाँ पर पहुँचता है। तो 3 प्रकार के भाग हम यहाँ पर देख सकते हैं अरब सागरीय क्षेत्र में। उसी प्रकार से यदि हम बात करें बच्चों बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं यहाँ आगे चल करके यह भी एक भाग तो नॉर्थ ईस्ट के रूप में, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है, वहीं एक भाग इसका आगे चल करके हिमालय के समानांतर जाते हुए आगे यहाँ पंजाब में मिल जाता है और यहाँ पर अरब सागरीय शाखा से आबद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्या है अराकान योमा है। ठीक है, अराकान योमा पर यहाँ पर भी आकर के टकराता है। तो उच्चावाचीय जो स्थिति है यहाँ पर बच्चों यदि हम बात करें तो इन क्षेत्रों में
विशेष रूप से यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन क्षेत्रों में कीपाकार पहाड़ियाँ हैं और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर एक भारी मात्रा में वर्षा का क्षेत्र विकसित करते हैं। 250 सेंटीमीटर से ऊपर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। तो यदि हम वार्षिक वर्षा भारत में देखें तो सर्वाधिक रूप से यदि वर्षा के क्षेत्र होंगे तो एक तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र होगा और एक पश्चिमी घाट के ये क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न शाखाओं के रूप में बट करके भारतीय मानसून आगे प्रवाहित होता है। और यहां पर देखने वाली बात क्या है बच्चों कि जो अरब सागर का जो मानसून है वो 65% वर्षा लाने में कारगर है और यह जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो 35% वर्षा लाने में सहायक है। तो सर्वाधिक जो वर्षा आती है भारत में वो अरब सागर के जो शाखा है उससे प्राप्त होती है। इस तरीके से हम मानचित्र में देख सकते हैं इसको। और यह भी देखने वाली बात है कि इनकी जो दिशा होती है, मानसूनी जो पवनों की जो दिशा है वो स्थानीय उच्चावाच और भू आकृति के द्वारा इनकी दिशा परिवर्तित होती है और पूरे भारत में यह अपना वर्षा लाने में योगदान देती है। अरब सागर की मानसून पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बट जाती है। पहली शाखा है, इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, काफ़ी ऊंचाई पर जो चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री, सह्याद्री क्या होता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं बच्चों। तो सह्याद्री की पवन अभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र है, यहाँ इस घाट के पश्चिम में अर्थात तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा ये करते हैं। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि भारी वर्षा करते हैं, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों में नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इन पवनों की समूची जो आर्द्रता है वो पहले ही समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या है कि जब ये ऊंचाई पर चलती है और जब नीचे उतरती है, ऊंचाई पर जाने के बाद जब नीचे उतरती है तो नीचे उतरने के कारण इनके तापमान में भी वृद्धि देखी जाती है और जब तापमान में वृद्धि होगी तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, कोझिकोड, मंगलोर, पुणे, बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जो स्थान हैं उनमें वर्षा की मात्रा में अंतर देखा जाता है। किस कारण से देखा जाता है? इन पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण। पश्चिमी घाट के जो पूर्व में वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है और बहुत अल्प मात्रा में वहां पर वर्षा देखी जाती है। दूसरी है बच्चों, अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। यह भी हमने बताया कि जो दो नर्मदा और तापी जो दोनों नदियां हैं उनकी घाटियों से होकर के आगे की ओर पवनें चलती है। छोटा नागपुर पठार में इन शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है। यहाँ ये गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा आ रही है उसमें आकर के यह मिल जाती है। और तीसरी जो है बच्चों, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है जो गुजरात में है। तो गुजरात से यहाँ से टकराती है और यहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में स्थित जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक नहीं होती। हालांकि यह इसके रास्ते में आती है, इन मानसूनी पवनों के रास्ते में आती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बच्चों कि जिस प्रकार से ये पवनें चलती है उसी के समानांतर ही इनकी स्थिति देखी जाती है। अरावली की जो स्थिति है उसके समानांतर है और समानांतर होने के कारण यह जो पवनें हैं वो आगे निकल जाती है, रुकावट नहीं होती है। और यदि रुकावट हो जाए, यदि माना कि इन पहाड़ियों की स्थिति इस प्रकार से ना हो करके इस प्रकार से होती तो यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती, लेकिन यहाँ इनकी स्थिति कैसी है? समानांतर है, इन पवनों के समानांतर है। इस वजह से यह जो मानसूनी पवनें हैं वो आगे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे
प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। जो पश्चिमी जो हिमालय है वहां पर भारी मात्रा में दोनों शाखाएं मिलकर के वर्षा करती है बच्चों। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। पहला हमने देखा अरब सागर और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इन शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। हमने चित्र में भी देखा था बच्चों कि अराकान जो योमा है उसकी स्थिति इस प्रकार से है और आने वाली पवनें इस प्रकार से है, तो यहां से टकरा करके इनकी दिशा मुड़ जाती है। यह है इनकी जो दिशा है मुड़ जाती है और ये भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण ठीक है और दक्षिण पूर्वी इस प्रकार की दिशा से आता है। कहां पर? बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल आदि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की दिशा प्राप्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि म्यांमार में स्थित जो अराकान योमा की जो पहाड़ियां है वो इस मानसून को टकराने के पश्चात दिशा इनकी इधर की साइड कर देती है। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहां से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभाव अधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। मैंने बताया था बच्चों एक शाखा है वो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर होती है ब्रह्मपुत्र की घाटी के समीप, और दूसरी जो शाखा है वो हिमालय के साथ साथ पैरेलल चलती हुई गंगा की घाटी तक पहुंच जाती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराती है और खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मोसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो वहां पर जो उनकी स्थिति है, उन पहाड़ियों की जो स्थिति है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियों की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कीपाकार रूप से, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में वहां पर वर्षा होती है। तो और मोसिनराम नाम का जो स्थान है मेघालय में वो विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है, इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है। जो तमिलनाडु जो तट है बच्चों वो इस मौसम में जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून के आने वाली जो मौसम है इसमें शुष्क रह जाता है। इसके कारण क्या है? इसका एक कारण तो यह है कि यह इसके समानांतर है। ठीक है, इसके समानांतर पड़ता है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसकी जो शाखा है वृष्टि क्षेत्र में पड़ती है, अरब सागर की जो शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ती है। तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। इन दोनों कारणों से जो तमिलनाडु तट है वो ग्रीष्म ऋतु में आने वाली दक्षिण पश्चिम जो मानसून की पवनें हैं उनकी वजह से शुष्क रह जाता है। लेकिन बच्चों यही तमिलनाडु क्षेत्र और अर्थात कोरोमंडल का जो तट है और ये तमिलनाडु दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र लौटते हुए जो मानसून है अर्थात उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे वर्षा प्राप्त करता है। यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि मौसमी अर्थात जून से लेकर के सितंबर तक पूरे भारत में किस प्रकार से वर्षा कितनी मात्रा में पाई जाती है। यहां पर हमें देख सकते हैं बच्चों कि सर्वाधिक जो वर्षा मिलेगी जहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है वो कहां पर प्राप्त होगी बच्चों? वो मिलेगी बच्चों, तो बच्चों जो सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होगी वो कहां पर मिलेगी? 400 सेंटीमीटर से अधिक पश्चिमी घाट पे। यहां पर हमने देखा पश्चिमी घाट पर ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें मेघालय का ये क्षेत्र है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा 200 से 400 और 100 से 200 सेंटीमीटर ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये मेघालय का ये क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पर इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें पश्चिमी घाट के ये आसपास के जो क्षेत्र है यहां पर भी भारी मात्रा में वर्षा हमें प्राप्त होती है। मध्य भारत और साथ ही में उत्तर भारत का जो क्षेत्र है यहां पर भी बच्चों भारी मात्रा में वर्षा हमें प्राप्त होती है।
लेकिन यदि हम बात करें उसके बाद 60 से 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो इसके सराउंडिंग, इसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद यदि हम बात करें निम्न वर्षा, इस समय जून से सितंबर तक के मध्य में जो निम्न वर्षा हमें प्राप्त होती है वो हम बात करें तो बच्चों पश्चिमी राजस्थान का ये रेगिस्तान है। इसके अलावा यदि हम बात करें लद्दाख का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, लद्दाख का ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में ये तेलंगाना का जो पठार है, कर्नाटक का पठार है, ये आदि जो कि पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है, यहाँ पर कम वर्षा हमें प्राप्त होती है। तो वर्षा का जो वितरण है बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है और यही विविधता यहाँ पर देखी जाती है वर्षा के रूप में। ठीक है, अब पूरा मानसून, पूरा जो क्षेत्र हमारा देश वो किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। वर्षा कैसे हो रही है, वर्षा मानसून की जो पवनें आ रही है उससे हो रही है। दोनों ही शाखाओं के द्वारा पूरे भारत में वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता देखी जाती है जो कि स्थानीय कारणों से प्राप्त होती है। मानसूनी वर्षा की विशेषता, मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मौसमी प्रकार की वर्षा है, एक साल के कुछ समय ही, पूरे साल भर ना होकर के साल के कुछ महीनों में ही आती है, जो क्या है जून से सितंबर के बीच में ही आती है, तो मौसमी वर्षा है। और मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावाच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। अभी हमने देखा कि मानसूनी पवनें पूरे भारत में आती है, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा वर्षा करेगी, कहाँ पर कम करेगी, ये किस पर निर्भर करता है, उच्चावाच और वहाँ की भूआकृतियों पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवन अभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है और इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहां की पहाड़ियां और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। तो दोनों क्षेत्र भारत के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले बच्चों, दोनों जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ी है, दोनों क्षेत्रों में वहां की जो उच्चावाच और जो भूआकृति है वो ही जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जाता है मानसून, वैसे वैसे उसमें आर्द्रता की भी कमी होती जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम दूरी आगे बढ़ती जाती है पवने, वैसे वैसे इनकी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्यों होती जाती है बच्चों, क्योंकि आर्द्रता कम होती हुई जाती है आगे बढ़ने के दौरान। नेक्स्ट है बच्चों चौथा, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। हमने पहले भी देखा था मानसून पढ़ते समय कि मानसून विच्छेदन की अवस्था आती है, कुछ समय का गैप आ जाता है, अंतराल आ जाता है। ठीक है, तो वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं। जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो चक्रवाती अवस्था बनती है उनकी वजह से भी यहाँ पर ये विच्छेदन की स्थिति देखी जाती है और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं कि वो कहाँ पर आते हैं, कितने आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी स्थिति, उनकी उपस्थिति यहाँ पर इसको प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है पांचवा, ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपर्दन होता है। साल भर वर्षा ना आकर के बच्चों कुछ समय, फिक्स समय आती है और जब आती है तो काफ़ी मूसलाधार वर्षा आती है। और जब ये मूसलाधार जब वर्षा आती है तो इसके कारण से बहुत सा पानी बह जाता है, वो उपयोग में योग्य नहीं रह पाता और मिट्टी का भी अपर्दन देखा जाता है। तो इस वजह से इसकी एक विशेषता ये हुई। नेक्स्ट है भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। जो कुल वर्षा जो है उसका 3/4 जो भाग है वो इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय कृषि में यहाँ पर इसकी प्रमुख योगदान रहता है। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मानसून है यहाँ पर इसकी स्थिति, इसकी आवर्ती, इसकी वितरण
वर्षा के वितरण के रूप में अलग अलग साल अलग अलग समय पर अलग अलग पाया जाता है। अर्थात किन्हीं वर्षों पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, किन्हीं समय पर किन्हीं वर्षों में एवरेज वर्षा होती है, किन्हीं समय पर अकाल या सूखे की स्थिति देखी जाती है। तो यह मानसून का जुआ है, अर्थात मानसून किस प्रकार से आएगा उसी के अनुसार भारत में कृषि की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी देखा जाता है। जहां पर बच्चों यदि हम बात करें पश्चिमी रेगिस्तान की, जब हम बात करें राजस्थान में, तो वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें मेघालय जैसे क्षेत्र में, वहां पर 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखी जाती है। तो यहां पर स्थानिक वितरण की यदि हम बात करें तो भी असमानता यहां पर देखने को मिलती है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया था कि 1 जून को वर्षा भारत में आरंभ हो जाती है, मानसून पवनों का आगमन भारत में 1 जून को आ जाता है। लेकिन किन्हीं कारणों से, बहुत सारी भूमंडलीय कारक है या फिर स्थानीय कारकों की वजह से इसमें देरी हो जाती है और इस वजह से भी समस्या पैदा हो जाती है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, समय पर तो आ जाती है लेकिन जल्दी चली जाती है, जिसका निवर्तन होता है, मानसून का जो निवर्तन होता है वो जल्दी हो जाता है। यह भी एक समस्या की बात है। इससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। तो कृषि, हमने बताया बच्चों, कृषि क्या है भारत में? मानसून का जुआ। तो कितने समय पर आती है, कितने समय पर जाती है, यह भी कृषि पर निर्धारण होता है। अब मानसून के निवर्तन की ऋतु, चौथी जो ऋतु हुई वो मानसून के निवर्तन की ऋतु हुई। पहली बच्चों हमने देखा था शीत ऋतु, दूसरी हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु, तीसरी ऋतु जो वर्षा ऋतु के रूप में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के रूप में हमने देखा, और चौथी है मानसून के निवर्तन की ऋतु, जो कि लौटता हुआ मानसून होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है, क्योंकि सितंबर तक तो ये है पर वर्षा करती है, और सितंबर के दौर बाद में हमने देखा था कि सूर्य का दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है और सितंबर में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 23 सितंबर को बच्चों ये जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और तब जाकर के जब ITCZ की जो स्थिति हमारे भारत में जो स्थिति पाई जाती है वो काफ़ी नीचे आ जाती है, और इसी के साथ साथ में जो मानसून का निवर्तन भी आरंभ हो जाता है। तो सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी कौन सी? ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है और वापस रिट्रेट होने लग जाता है। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि मानसून का अंत किस प्रकार से होगा, तिथि वाइज डेट के हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 सितंबर को यहां से यह वापस लौटता हुआ जाता है। 15 सितंबर को बच्चों इसकी स्थिति यहां पर हो जाती है। ठीक है, और 1 अक्टूबर को इसकी स्थिति इस तरीके से होती है। आधा भारत इसके 1 अक्टूबर तक यहां पर मानसून लौटता हुआ जाता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो 15 अक्टूबर तक इस प्रकार से, 1 नवंबर में यहाँ पर, 15 नवंबर में इस प्रकार से, और 1 दिसंबर में यहाँ, और 15 दिसंबर में यहाँ। और इस तरीके से जिस तरीके से आया था, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौटता हुआ वापस चला जाता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है बच्चों कि जब ये यहाँ पर जो मानसून लौट रहा होता है तो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून इन क्षेत्रों में वर्षा करता है। दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु आदि जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में, यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। हालांकि ये शुष्क होता है, आते हुए बच्चों मानसून शुष्क होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करते हुए जब लौट रहा होता है तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा करता है। ठीक है, मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ता जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरीके से हट जाता है। ठीक है, तो दिसंबर में जब
दिसंबर में यहाँ पर सर्दियों की स्थिति होती है भारत में, और सर्दियों की जब स्थिति होगी तो निम्न वायुदाब तो बनेगा ही नहीं और उच्च दाब की स्थिति धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। और जैसे जैसे उच्च दाब की स्थिति विकसित होने लगती है वैसे वैसे वो मानसून लौटना चालू कर देता है और पूरी तरीके से दिसंबर में पूरी तरीके से यहाँ से चला जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। देखने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर तापमान हल्का सा बढ़ने लगता है और जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। दिवाली के आसपास तो दीपावली का जो त्योहार है बच्चों वो उस समय पर कार्तिक मास की जो उष्मा के रूप में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लौटते हुए जो मानसून है उसके वजह से तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ का इस समय का जो मौसम है बच्चों तो वो क्या है कि कष्टकारी रहता है। ठीक है, कष्टकारी क्यों रहता है? क्योंकि तापमान उच्च रहता है, आर्द्रता की दशा कम हो जाती है और इस वजह से यहाँ का जो मौसम है वो कष्टकारी होता है और इसे कहते हैं कार्तिक मास की उष्मा। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है, लेकिन अक्टूबर जैसे जैसे आता है सर्दियों की शुरुआत होती है और वहां पर तापमान तेजी से गिरने लगता है। उस समय पर तापमान में गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से देखते ही हैं बच्चों, क्योंकि उत्तरी भारत क्या है, महाद्वीपीय स्थिति में है, विषम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर समुद्र के समकारी प्रभाव होने के कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती और तापमान में ज़्यादा गिरावट भी इन क्षेत्रों में नहीं आती। लेकिन उत्तरी भारत की यदि हम बात करें तो उत्तरी भारत में विषमकारी जलवायु है, महाद्वीपीयता की स्थिति पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर शीत ऋतु अधिक पाई जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं और इस समय यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति होती है जो कि अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं और आते हुए ये पूर्वी भारत के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आकर के वर्षा करते हैं और भारी मात्रा में पर वर्षा होती है। गोदावरी, कृष्णा, अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं और हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है और जनधन की भारी मात्रा में यहाँ पर हानि होती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा, मैंने बताया था बच्चों, जो कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु पर, वहां पर जो अधिकांश वर्षा है ये लौटता हुआ मानसून करता है। अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। ये ज्यादातर जो तूफान होते हैं बच्चों ये कहां पर होते हैं? बंगाल की खाड़ी में होते हैं। अरब सागर में इनकी स्थिति कम पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारत की परंपरागत ऋतुएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हम छोटा सा देख लेते हैं कि मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 4 ऋतु हमने यहाँ पर देखी। 4 ऋतु कौन कौन सी देखी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जिसे हमने वर्षा ऋतु कहा, और लौटते हुए मानसून की ऋतु उत्तर पूर्वी जिसे हम मानसून भी कहते हैं। तो 4 प्रकार की ऋतुएं देखी, लेकिन परंपरागत रूप से ऋतुएं आभास की जाती है और मौसम में परिवर्तन भी होता है और 6 प्रकार की ऋतुएं यहाँ भारतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर परंपरागत रूप से मानते हैं। 6 ऋतु और हर 2 महीने में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहां ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। दक्षिण भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती क्योंकि बच्चों वहां पर स्थिति अलग है। ठीक है, वहां पर ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत में इसके विपरीत अलग अलग प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो दक्षिण भारत की जो ऋतु है और उत्तरी भारत की ऋतुओं में भिन्नता देखने को मिलती है। यहां पर हम इसमें देख सकते हैं कि ऋतु, यहां पर 6 प्रकार की ऋतु देखने को मिलेगी हमें।
पहली है बसंत। जो बसंत ऋतु है वो भारतीय कैलेंडर के महीनों के अनुसार चैत्र और बैसाख में होती है, और बसंत ऋतु के आगाज के साथ में ही भारतीय कैलेंडर का आगाज होता है चैत्र महीने के रूप में। और यही वजह है कि चैत्र का महीना भारतीय कैलेंडर में पहले महीने के रूप में माना जाता है, क्योंकि बसंत का जो मौसम है काफ़ी सुखद माना जाता है और काफ़ी संतोषजनक यहाँ पर स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर जो खुशनुमा माहौल जो देखा जाता है वो काफ़ी रमणीय और दर्शनीय होता है, महसूस भी किया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसकी जो महीना होता है वो मार्च अप्रैल का होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों में होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इनके महीने जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है मई और जून के। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है श्रावण और भाद्रपद, श्रावण और भाद्रपद के अंदर, जो कि जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान आती है। ठीक है, तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि श्रावण के महीने में वर्षा ज़्यादा आती है और साथ ही भाद्रपद में भी आती है। इसके बाद शरद ऋतु आती है बच्चों, जो कि यहाँ पर आश्विन और कार्तिक महीनों के रूप में हमें प्राप्त होती है, और यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर में सितंबर और अक्टूबर में हमें प्राप्त होती है। शरद ऋतु है यहाँ पर बच्चों, शरद ऋतु है, शीत ऋतु नहीं है। इसमें अंतर हमें करना होगा, शीत और शरद में अंतर है। तो शरद ऋतु यहाँ पर आई, और शरद ऋतु पर यहाँ पर कैसी स्थिति होगी, यहाँ पर हमने अभी देखा था कि किस प्रकार की कार्तिक की उष्मा वाली स्थिति होती है। ठीक है, कार्तिक की उष्मा वाली स्थिति होती है, कष्टदायी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद हेमंत ऋतु यहाँ पर देखी जाती है, जो कि मार्गशीर्ष और पौष महीने में देखी जाती है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर और दिसंबर में इनकी स्थिति हेमंत ऋतु के रूप में देखते हैं। और उसके पश्चात शिशिर जो ऋतु होती है वो माघ व फाल्गुन, जनवरी और फरवरी के रूप में यहाँ पर सर्दी का मौसम रहता है। तो इस तरीके से बसंत से शुरू होकर के शिशिर तक समाप्ति यहाँ पर देखी जाती है। चैत्र से लेकर के चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशिर, पौष, माघ और फाल्गुन वाले 12 महीने हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार इस प्रकार से है, और अंग्रेजी कैलेंडर तो हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ भारतीय रूप से, परंपरागत रूप से जो ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है उनकी स्थिति देखी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बच्चों देखेंगे वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश। धन्यवाद बच्चों।